नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के नामों पर कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। राजेंद्र चौधरी को रुड़की महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में रुड़की क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने हंगामा काटा। वहीं नाराज कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कक्ष में घुस गए और वहां उनकी तीखी नोक-झोंक हुई। नौबत गाली गलौज और हाथापाई तक आ गई है। इस दौरान गहमा गहमी का माहौल बन गया और भीतर के दरवाजा बंद कर दिया गया। और प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले ही एआईसीसी की संतुष्टि पर 26 जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की थी। सूची के जारी होते ही अंदर खाने कुछ जगह पर विरोध के सुर उठने लगे। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के नामों पर कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। बताते चले कि राजेंद्र चौधरी को रुड़की महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में रुड़की क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने हंगामा काटा। वहीं नाराज कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कक्ष में घुस गए और वहां उनकी तीखी नोक-झोंक हुई। नौबत गाली गलौज और हाथापाई तक आ गई। इस दौरान गहमा गहमी का माहौल बन गया। भीतर से दरवाजा बंद कर दिया गया। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 दिन पहले ही एआईसीसी की संतुष्टि पर 26 जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की थी। सूची के जारी होते ही अंदर खाने कुछ जगहों पर विरोध के सुर भी उठने लगे थे। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि आरएसएस 21वीं सदी का कौरव है, जिसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख रखी है। कमल भदौरिया ने अपने वादे से कहा कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें आहत हुआ है, जिसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर किया है। दरअसल राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 को कुरुक्षेत्र के अंबाला में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। राहुल गांधी ने कहा था कि आज के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और हाथ में लाठी लिए होते हैं। इसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कोर्ट में एक परिवारवाद दाखिल किया था, जिसमें कमल भदौरिया ने कहा कि देश में कहीं पर भी कोई विपत्ति आती है तो आरएसएस एक अहम भूमिका निभाता है। यह वाद कमल भदौरिया के वकील अरुण भदौरिया की ओर से दाखिल किया गया था। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि आरएसएस ने भी उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि आरएसएस 21वीं सदी का कौरव है, जिसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने मामले को लेकर 12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख रखी है। कमल भदौरिया ने अपने वाद में कहा कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें आहत हुआ है, जिसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर किया है। दरअसल राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 को कुरुक्षेत्र के अंबाला में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि आज के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते और हाथ में लाठी लिए होते हैं। इसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कोर्ट में एक परिवारवाद दाखिल किया था, जिसमें कमल भदौरिया ने कहा कि देश में कहीं पर भी कोई विपत्ति आती है तो आरएसएस एक अहम भूमिका निभाता है। राहुल गांधी ने जनवरी 2023 में एक भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि 21वीं सदी के जो कौरव हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कही कि 21वीं सदी के जो कौरव हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बल्कि उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी है। उसके बावजूद भी उन्होंने आरएसएस की जो तुलना है वो कौरवों से करी। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि देश में जब भी विपत्ति आई तो आरएसएस का उसमें अहम योगदान रहा। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499, 500 आईपीसी में
डिफेमेशन का एक वाद दायर किया गया है। ये आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री शिव सिंह की कोर्ट में दायर किया है। इन सब बातों को देखते हुए पहले हमने लीगल नोटिस भेजा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को नोटिस मिल गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो समय निकलने के बाद हमने उनके खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में बात दायर की और अब बात 12 अप्रैल 2023 लगी है। धारा 499 500 IPC। राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बीजेपी सरकार ने समाप्त किया है और साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता कांग्रेस के हाथ खड़ी हुई थी, जो 2024 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है और ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर डाली। तो बताते चले कि गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही उन्होंने करार दिया है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है और इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बीजेपी सरकार ने समाप्त किया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी, जो 2024 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती थी। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश के आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण जवाबदारी के रूप में उन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया है। और आज वाकई आज लोगों का कहना भी कि आज महसूस हो रहा है कि जो है जब पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद मिला है तो तब महसूस हो रहा है कि आप जो है आज हम किसी पद पर बैठकर किसी डिसीजन को, किसी संगठन को मजबूत करने का शुरू कर सकते हैं। संसद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कॉरपोरेट के गठबंधन से संबंधित है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपये सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको कि ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि क्या सरकार ये बताएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी बार विदेश यात्राओं में गए, अडानी जी कितने बार उन्हीं जहाज़ों से विदेश यात्रा उनके साथ गए, कितने बार दूसरे जहाज़ों से उसी समय उसी देश में जिन जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की उन्हीं देशों में गए, और कितने ऐसे देश हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस अडानी को मिले। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एजाज हसन का जिला उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद एजाज हसन पहली बार पंचपुरी रोजा अफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी दिखी है। पंचपुरी में रोजा अफ्तार कार्यक्रम में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने रास्ते में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कार्यक्रम में पहुंचकर पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में जिलाध्यक्ष ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष से पंचपुरी की स्थिति के बारे में जाना और कार्यकर्ताओं से आने वाले 2024 चुनाव में पूरी शक्ति के साथ जीत हासिल करने के लिए कहा। जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा एजाज हसन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जन जन के मन में बसे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के कुशल नेतृत्व में देश में एक बाद एक विधानसभा चुनाव लगातार जीतते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और कमल खिल रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी ने इफ्तार पार्टी आयोजित की है, जहां पर आपको बताते चले कि एजाज हसन पहली बार पंचपुरी रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दिखी है। पंचपुरी में रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष ने रास्ते में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कार्यक्रम में पहुंचकर पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाध्यक्ष ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष से पंचपुरी की स्थिति के बारे में जाना और कार्यकर्ताओं से आने वाले 2024 चुनाव में पूरी शक्ति के साथ जीत हासिल करने के लिए कहा। जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा एजाज हसन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जन जन में बसे हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के कुशल नेतृत्व में देश में एक के बाद एक विधानसभा चुनाव लगातार जीतते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और कमल खिल रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, आज कल हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, जिसमें हमारे जुल्फिकार भाई को, जो कि मौजूदा प्रधान भी हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और आपके ग्राम से ही, आपके क्षेत्र से ही, विधानसभा से दूसरे पदाधिकारी भी बने हैं, जिसमें भाई हमारे समून भी हैं, चैंपियन रहे हैं, पंजा चैंपियन रहे हैं। हमारे नसीम सलमानी जी हैं, हमारे हुसैन भाई हैं, शाहनवाज सलमानी हैं। तो सब लोगों को जिनको भी पदाधिकार मिला है, पदभार मिला है, वो सब लोग जनता के बीच में पहले से मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन की पार्टी नहीं है जो चुनाव के टाइम पे आपके सामने आएगी और आपको चिकनी चुपड़ी बातें बताएगी, एक प्रोपेगेंडा रचेगी और आपके वोट लेगी। वो हर दिन, हर रोज़ अपने कार्यकर्ताओं के, अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहती है और उनके सुख दुख में, उनके जो मुश्किलें होती हैं उनको अटेंड करती है। हमारे साथ में दिक्कत क्या है कि लोग बाग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कल को हमारा जो भी भला है वो करने वाला कौन होगा। हमारी पार्टी के लोगों को ये निर्देश और दिशा निर्देश हमारे मोदी जी की तरफ से मिले हैं, जिनको देखकर ये बताया जा सकता है कि नीतियां जो है वो लोगों के लिए ही बन रही हैं, एक सिंगल समाज के लिए नहीं बन रही हैं, अकेले समाज के लिए नहीं बन रही हैं, वो समाज के हर वर्ग के लिए बन रही हैं। किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है कोई काम हो रहा है। देखिए, आज कल हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में समुदाय विशेष ने रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू करनी पड़ी है। इस घटनाक्रम को लेकर संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। विद्यापीठ के परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में इस तरह की घटना हुई है। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिल सके। यह हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है। लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा रही है, इसे देखते हुए वहां की सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए। तो रामनवमी पर हुए बवाल को लेकर संतों में आक्रोश है। आपको बताते चले कि इस घटना को लेकर संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं संतों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विद्यापीठ के परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में इस तरह की घटना हुई है। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए कड़ा कानून बनाया जाए। बहुत दुखद की बात है और मैं समझता हूँ खासकर ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी से
ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और अमित शाह जी से, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ऐसा नरसंहार कर रहे हैं और खासकर ऐसे पर्वों पर जो कि हिंदुओं के मुख्य पर्व हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए और ये कड़ा कानून न कि सिर्फ कानून बनकर रह जाए, इस पर सजा भी होनी चाहिए। इस तरह के दंगाई को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है, यह लोकतंत्र का मैं समझता हूँ चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने मीडिया के साथ बातचीत की। साथ ही यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालन को लेकर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के साथ चर्चा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा व्यवस्थाओं के सफल संचालन को लेकर इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को 12 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्था और निर्माण कार्यों को तेजी के साथ किए जा रहे। दोनों धाम में यात्रा से पूर्ण सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री घाट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर की तैनाती हेतु तैयारी कर ली गई है। दोनों धाम में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी और इसे देखते हुए समुचित तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही एम्बुलेंस और 108 की तैनाती के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। दोनों धाम में 5 एम्बुलेंस और 8 108 उपलब्ध होंगी और वहीं यमुनोत्री पैदल मार्ग पर NFMMR की टीम तैनात रहेगी, जिनके पास ऑक्सीजन, आवश्यक दवाई, स्ट्रक्चर आदि जरूरी उपकरण उपलब्ध रहेंगे, ताकि किसी तीर्थ यात्री को जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल उक्त सुविधा मुहैया कराई जा सके। साथ ही यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आपात स्थिति के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए जानकी चट्टी में एक कार्डियन वैन भी उपलब्ध रहेगी। तैयारियों को लेकर सभी विभागों की और मीडिया के साथ इसमें भी विचार विमर्श और ब्रीफिंग की गई है। इसमें विभागों द्वारा जो अपनी तैयारियां की गई हैं अभी तक और आगे जो उनके कार्यों को संपादित करने की योजना है, इसके बारे में उन्होंने अपना वर्जन दिया है। और इसके साथ ही आप जो दरासू बैंड की बात कर रहे हैं, तो इस पर लगातार BRO से हम संपर्क में हैं कि आने वाले समय में बिल्कुल सही बात है कि वह एक संवेदनशील स्थान है और यात्रा रूट डिस्टर्ब हो सकता है वहाँ पर, तो उसके लिए BRO के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वो समय रहते व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के जो संवेदनशील स्थान है जैसे बंदर पोर्ट है, दरासू बैंड है, इनके सुधारीकरण की विस्तृत कार्य योजना बनाकर भारत सरकार से भी सैंक्शन हुई है और उसमें टेंडर प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। जब वो कार्य होगा उसी के बाद स्थायी समाधान इन स्थानों के हो सकते। तैयारियों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ वेतन खामियों सहित कई लोगों को मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर सड़क के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा। वहीं आंदोलित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है, जबकि कर्मचारी पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर सरकार जल्द ही मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं करती है, तब तक हड़ताल रहेगी। उत्तराखंड महासंघ पूर्व से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और पूर्व में भी कुछ हमारी मांगे थे, उन पर शासन स्तर पर वार्ता हो चुकी थी और उसका आज दिनांक तक भी कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। और उसके इतर भी हमारे कुछ नई मांगे इस पर हैं, जैसे हमारा 5400 ग्रेड पे है, अभी तक हमें हमारे साथी को प्राप्त नहीं हो पाया है, जो 10 साल के बाद मिलना हुआ था। और उसके बाद कार आरक्षण भत्ता हो गया है, OPS जैसी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। अभी ये हमारी मांगे इसमें हैं और इस पर आज हम 1 अप्रैल से आंदोलन पे प्रथम चरण में है, आंदोलन के प्रथम चरण में है। अगर ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 28 तारीख तक हमारा प्रथम चरण का आंदोलन चलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में अवैध खनन पर प्रशासन का चाबुक चला है। राजस्व और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रशर और 2 वाहन सीज किए हैं। बताते चले कि जिलाधिकारी ने समय समय पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके तहत आज उप जिलाधिकारी ने राजस्व और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्टोन क्रशरों की जांच की है, जहां कई स्टोन क्रशर ने अवैध खनन से जमा उप खनिज और पोर्टल से अधिक उप खनिज प्लांट परिसर में पाए जाने पर तुरंत 5 स्टोन क्रशर सीज कर दिया है।
मसूरी में एक स्कूटी सवार युवक खाई में जा गिरा, जिसके उसकी मौत हो गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे युवक को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। और बताते चले कि मसूरी उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मसूरी कोतवाल दिग्पाल ने बताया कि युवक मसूरी से देहरादून जा रहा था और अचानक मसूरी देहरादून झड़ी पानी चूना खाला के पास उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके उसके सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल को खाई से निकाला गया और जानकारी के मुताबिक बसंत विहार देहरादून का रहने वाला था। घटना की जांच की जा रही है और वहीं घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। युवक का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 4 दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार हो रही किसानों की अधिकतर फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और भारी बारिश के चलते तापमानों में कमी भी आ सकती है। तो उत्तराखंड में अगले 4 दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार हो रही किसानों की अधिकतर फसलें बर्बाद भी हो रही हैं, जिससे किसान मुआवजे की मांग कर रहा है और भारी बारिश के चलते तापमानों में भी कमी आ सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के लिए खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।